Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session again I am going to take up legal reasonings about other important laws. So see the principle. An adopted child shall be deemed to be the child of adoptive parents with effect from the date of adoption, and from this date the child's relation with the natural parents shall be replaced by its relation with adopted parents. Is it clear? तो अडॉप्ट क्या प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स का चाइल्ड कब से माना जाएगा? जिस दिन उन्होंने अडॉप्ट किया है बच्चे को, और इसी डेट से, दैट इज़ डेट ऑफ अडॉप्शन से ही बच्चे के जो रिलेशंस हैं नेचुरल पेरेंट्स के से ख़त्म होकर वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? बाय द रिलेशंस विद द अडॉप्टिव पेरेंट्स. सो व्हाट आर द फैक्ट्स? एक्स ये प्रॉस्परस हिंदू जॉइंट फैमिली में बॉर्न हुआ था. इज इट क्लियर? और ही इज़ इंटाइटल टू शेयर इन द प्रॉपर्टी जो कि उसके फादर ने इनहेरिटेड की थी अपने उसके ग्रैंडफादर से. अब क्या है कि जो एक्स था उसको एडॉप्शन में दे दिया किसी और पर्सन को, और कह दो किस पर्सन को दिया? एम को दिया. इस एडॉप्शन के बाद उसकी जो नेचुरल फैमिली थी उसमें पार्टीशन हो गया है. So now X claims the share in the course of partition. Whether X will succeed or not? No, obviously, because क्या उसके जो नेचुरल फैमिली थी वहाँ पे उसके रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं. देयर आर नो रिलेशंस विद हिम. उनके साथ कोई रिलेशंस नहीं है, तो इस वजह से वो सक्सीड नहीं करेंगे. उसको कोई प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा. अगर उसको कोई प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा तो वो किसका मिलेगा? एडॉप्टिव पेरेंट्स का. इज इट क्लियर? सी दी ऑप्शंस. एक्स विल सक्सीड बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इनटू द फैमिली एक्स शुड गेट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी. नो. इज इट क्लियर? क्योंकि वो अब एडॉप्शन में दे दिया गया है. सेकेंड, एक्स विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही इज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडॉप्टिव पेरेंट्स ओनली. बोथ आर फॉल्स. सो आंसर आपका क्लियर है. कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा. दैट इज एक्स विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही इज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडॉप्टिव पेरेंट्स ओनली. क्योंकि अडॉप्शन के बाद जो सारी राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं नेचुरल फैमिली में ख़त्म हो जाती हैं. इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 21. A person who through his words or actions leads other behalf that is associated with a partnership business shall be liable to the acts of partnership firm. Is it clear? Person who through his words or actions leads others to believe that he is associated with a partnership business shall be liable to the acts of partnership firm. तो फैक्ट्स क्या है कि जो ए और बी दे वर रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस इन अ स्मॉल टाउन. जब बिज़नेस डिफ़िकल्टीज़ में आ गया, ए और बी ने लोन ले लिया लोकल बैंक से और आर से. एंड इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द, जो आर कौन था? बड़ा अच्छा आदमी था लोकेलिटी का. ही स्टूड एज अ गारंटर. लोकल बैंक से लोन लिया, गारंटर किसको बना दिया? आर को. नाउ डी केम टू नो कि ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन के बारे में पता लगा, तो सब्सिक्वेंटली डी हैपन टू एडवांस ₹50,000 टू दी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस, बिलीविंग दैट कि आर भी बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, वो पार्टनर है. बट जब फर्म फेल्ड होगी टू रिपे दी अमाउंट, डी ने आर के अगेंस्ट एक्शन लिया, सूट फाइल किया फॉर द रीपेमेंट, वेदर आर इज़ लायबल और नॉट. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है आपका 21 में प्रिंसिपल देखिए कि जो पर्सन चाहे वो वर्ड से या एक्शन से अगर इट लीड्स अदर्स to believe that he is associated with the partnership shall liable to be act of partnership firm. लेकिन यहाँ पे तो वहाँ पे ना ही तो वर्ड से पता लग रहा है और ना ही किसी कॉन्डक्ट से पता लग रहा है कि आर इज़ दी पार्टनरशिप. तो ये एक सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही वो उन्होंने गारंटी ली थी. वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक से लोन लिया था. सो सी दी ऑप्शंस एंड आंसर. आर इज़ लायबल because through his conduct as a guarantor he led D to believe that he was associated with partnership transaction business. R is not liable because the act of guaranteeing extends only a particular transaction. R is not liable because he never intended D to associate him with the business. So answer क्या आएगा? सेकेंड आंसर आएगा R is not liable. R is not liable because the act of guaranteeing extends only to a particular transaction. Next, 22nd.
क्या कहता है आपका प्रिंसिपल? A partner has an implied authority to raise a loan on behalf of the partnership business if it is necessary in the usual course of business. Is it clear? तो पार्टनर के पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो बिजनेस के बिहाफ पे लोन ले सकता है अगर ज़रूरी है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप को चलाने के लिए लोन लेना ज़रूरी है, तो उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है. नाउ सी द फैक्ट्स. ABC, दे आर पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उन्होंने क्या एग्री किया था कि कोई भी फर्म के नाम पे लोन नहीं लेगा. अगर फर्म के नाम पे लोन लेना है तो सबकी कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी. बट फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी ए ने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया. किसके नाम पे? फर्म के नाम पे. और जो वो लोन लिया था, पैसा था, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसने यूज़ कर लिया. बैंक ने जब रीपे दोबारा मांगा, डिमांड किया कि मेरा पैसा वापस करो, और किससे मांगा? पार्टनरशिप फर्म से. नाउ वेदर पार्टनरशिप फर्म इज़ लायबल और नॉट. देखो, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होते हैं फॉर द एक्ट ऑफ अनदर. अब चाहे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, यहाँ पे ए ने लोन लिया क्या कि पार्टनरशिप के नाम पे, ही हैज़ एक्टेड एज अ पार्टनर वाइल रेजिंग द लोन, सो पार्टनरशिप फर्म इज लायबल. इज इट क्लियर? सी द ऑप्शंस. The partnership firm is not liable because the partner had unanimously agreed that none of them would raise loan in the name of the firm. Partnership firm is not liable because raising a loan is not in the usual course of business in this case. Third, partnership firm is liable because A had acted as a partner while raising the loan. So option will be C answer. Is it clear? Now next is 23rd. An agent is entitled to such commission as was agreed between himself and his principal at the time of entering into a contract of agency. तो अब क्या है, इसमें उन्होंने कहा है कि एजेंट को वो कमीशन मिलेगा जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डिसाइड हुआ था जब वो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे. नाउ सी द फैक्ट्स. गोपाल है, उन्होंने अपना घर लीज़ पे देना था, तो उन्होंने लोकल इस्टेट एजेंट से शिवप्पा से बात की कि उनके घर के लिए एक टेनेंट को ढूंढा जाए. सो शिवप्पा की जो लोकल इस्टेट एजेंट थे, उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो कि सारे जो लोकेलिटी के सारे एजेंट्स थे वो फॉलो करते थे. इजली तो एजेंट वुड गेट 1 month's रेंट एज कमीशन इन द केस ऑफ लीजिंग. ठीक है, एजेंट को क्या, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि एजेंट को 1 महीने का रेंट मिलेगा एज द कमीशन इन द केस ऑफ लीजिंग, और 5% ऑफ सेल प्राइस इन द इवेंट ऑफ सेल. Now Shivappa found one Krishnappa who was desperately looking for a house to stay. Krishnappa met Gopal for negotiation, and on a further talk he told that Gopal was really interested in selling the house. Is it clear? देखो, अब क्लियर हो गया इसमें आपको कि जो गोपाल, उनको अपने घर का लिए एक टेनेंट चाहिए था, तो वो लोकल एजेंट के पास गए शिवप्पा. उसने कहा, अब उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर वो रेंट पे दे रहे तो 1 महीने का रेंट देना पड़ेगा उनको, और अगर सेल है तो 5% सेल प्राइस देना पड़ेगा. अब ये जो कृष्णप्पा थे, इन्होंने ये कृष्णप्पा को ढूंढ दिया एज अ टेनेंट फॉर गोपाल. कृष्णप्पा और गोपाल दोनों में नेगोशिएशन हुआ, और उनके फर्दर टॉक से ये टर्न हुआ कि जो गोपाल है वो रियली इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस. फाइनली इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हाउस ऑन अ रेंट ऑफ ₹22,000. इज इट क्लियर? कि जो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हाउस ऑन रेंट ऑफ ₹2,000 पर मंथ, कृष्णा ब्रॉट द हाउस फॉर ₹2 lakh. इज इट क्लियर? So Gopal offered to pay 2,000 to Shivappa since that was the rent he specified to Shivappa while instructing him to find a tenant. अब क्या हो गया कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हाउस ऑन अ रेंट, कृष्णप्पा ने क्या किया, वो घर खरीद लिया 2 लाख रुपए में.
गोपाल ने क्या किया, अब 1 महीने का रेंट शिवप्पा को ऑफर कर दिया, सिंस दैट वॉज द रेंट ही स्पेसिफाइड टू शिवप्पा वाइल इंस्ट्रक्टिंग हिम टू फाइंड अ टेनेंट। बट शिवप्पा ने क्या डिमांड किया, कमीशन ऑन द सेल ऑफ प्राइस। क्या अब उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा या सेल प्राइस का कमीशन मिलेगा। अब उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था शिवप्पा और गोपाल में, तो इट वाज ओनली टू फाइंड द टेनेंट नॉट फॉर फाइंडिंग द बायर। सो यहाँ पे शिवप्पा को जो कि लोकल एजेंट था उन्हें सिर्फ रेंट मिलेगा, ना कि कमीशन मिलेगा। सी दी ऑप्शंस, शिवप्पा शुड गेट ओनली ₹2000 सिंस ही वॉज आस्क्ड टू फाइंड अ टेनेंट फॉर दैट। Shivappa should get 10,000 since it was through him the buyer contracted the seller. No, क्योंकि उसके साथ तो उन्होंने एक टेनेंट को ही ढूंढा है। Shivappa gets 10,000 taking into account the ultimate result of transaction. Here answer is option A, that is Shivappa should get only 2,000 since he was asked to find a tenant for that. Is it clear? Next आ गया आपका limitation bars the right, bars the remedy not the right. ये limitation एक्ट 1963 का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि लिमिटेशन सिर्फ रेमेडी बार करती है, राइट नहीं। व्हाट डज इट मीन, क्योंकि लिमिटेशन लॉ में आपको टाइम लिमिट स्पेसिफाई है फॉर सूट्स अपील्स एप्लीकेशन की कितने टाइम पीरियड में यू कैन इंस्टीट्यूट ए सूट, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन और यू कैन प्रेफर एन अपील। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो आपका सूट अपील एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, एंटरटेन नहीं करेगा कोर्ट। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, एंटरटेन नहीं करेगा कि आपको कोई जुडिशियल रेमेडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या गया, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी एंड नॉट द राइट। नॉट द राइट मीन्स कि लिमिटेशन पीरियड के बाद आप अपने डेटर के पास जा रहे हो कि मैंने आपको इतने पैसा दिया था, मुझे वापस चाहिए। तो वहाँ पे अगर उसने ये बोल दिया डेटर ने, मैं तो आपको इतने सालों से ढूंढ रहा था पर आपको कोई कांटेक्ट नहीं, आप कहीं आई नहीं हो, मुझे आपका पता नहीं था, इस वजह से पैसा पेंडिंग पड़ा, ये लो, आपसे मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, ये लो अब आपके 2 लाख रुपए। इज इट क्लियर? तो वहाँ पे आपकी राइट है, यू कैन टेक द 2 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आप वहाँ पे वो मना कर रहा है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी। इज इट क्लियर? नाउ फैक्ट्स, 3 इयर्स का टाइम पीरियड था, वो एक्सपायर होने के बाद डेटर जो रोहन था उन्होंने पार्ट पेमेंट कर दिया डेट टू अ क्रेडिटर सोहन। इज इट क्लियर? टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो गया 3 साल का, जो डेटर रोहन था उन्होंने पार्ट पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को सोहन को। क्रेडिटर कौन है? सोहन। सोहन देन फाइल्स अ सूट अगेंस्ट रोहन फॉर रिकवरी ऑफ द डेट आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। तो सोहन ने क्या किया, अब सूट फाइल कर दिया रोहन के अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। डिसाइड क्या वो कर सकता है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर सेक्शन 19 देखें हम लिमिटेशन एक्ट का, वहाँ पे क्या लिखा है कि जो पार्ट पेमेंट, अगर आपने डेट का पार्ट पेमेंट कर दिया तो वहाँ पे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया है तो इट मीन्स रोहन कैन रिकवर सोहन कैन रिकवर दी money from the part payment from the Rohan. See the options. Part payment extends the period of limitation. Thus, the suit is time barred as part payment is made after the expiry of period of limitation. And third is fresh period of limitation begins from the date of part payment. यहाँ पे अब क्या है, सेक्शन 19 लिमिटेशन आपका ये भी बोलता है कि जो पार्ट पेमेंट की है दैट इज़ मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड 3 years है, 3 years के एक्सपायर होने के बाद रोहन ने पार्ट पेमेंट की थी, इसीलिए सोहन सक्सीड नहीं होगा, ही कैन नॉट क्लेम पार्ट पेमेंट फ्रॉम द रोहन। तो हेयर ऑप्शन विल बी योर सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सूट इज टाइम बार्ड एज पार्ट परफॉर्मेंस इज मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नाउ नेक्स्ट इज 25. A second suit will not be heard on the same facts between the same party. Is it clear? कि सेकेंड सूट है वो हर्ड नहीं किया जाएगा ऑन द सेम फैक्ट्स बिटवीन द सेम पार्टीज़। तो ये आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बेस्ड पे क्वेश्चन है, जो कि आपका रेस जुडिकाटा। इज इट क्लियर? दिस इज रेस जुडिकाटा, दैट इज सेक्शन 11 ऑफ CPC बार्स द सेकेंड सूट ऑन सेम फैक्ट्स एंड बिटवीन द सेम पार्टीज़। तो यहाँ पे फैक्ट्स देखिए क्या है, ए ने सूट फाइल किया है बी के अगेंस्ट, और किस लिए? फॉर गेटिंग पोजेशन ऑफ द हाउस एक्स ऑन द ग्राउंड दैट दिस हाउस वाज गिवन टू हिम बाय द डिसीज्ड सी बाय अ विल। इज इट क्लियर? ए ने सूट फाइल किया है बी के अगेंस्ट फॉर गेटिंग द पोजेशन ऑफ हाउस एक्स
ऑन द ग्राउंड दैट दिस हाउस वॉज गिवन टू हिम बाय द डिसीज्ड सी बाय अ विल, कि ये घर सी जो मर गया है उसने विल के थ्रू ए को दिया था। नाउ ए फेल हो गया, विल को नहीं प्रूव कर पाया वो, ठीक है, ए विल को प्रूव नहीं कर पाया तो सूट उनका डिसमिस हो गया। अब क्या, जब सूट डिसमिस हो गया, ए ने दूसरा सूट फिर से फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट टू गेट दी हाउस एक्स, और किस ग्राउंड पे किया कि ही इज़ इंटाइटल्ड टू गेट दी हाउस एज ही इज़ नियरेस्ट हायर ऑफ सी। इज इट क्लियर? नियरेस्ट हायर ऑफ सी। अब इस केस में क्या है, देखो व्हाट इज़ देयर इन दिस केस, पहले उसने केस फाइल किया कि विल के थ्रू उसको घर मिला है। अब जब उसका सूट डिसमिस हो गया तो उसने फिर से कह दिया, फिर से केस फाइल कर दिया कि उसका नियरेस्ट हायर है सी, तो डिसाइड करो वेदर ही कैन फाइल द सेकंड सूट और नॉट। तो यहाँ पे ये सक्सीड नहीं करेगा क्योंकि ये ग्राउंड वो पहले भी प्लीड कर सकता था, तो इस वजह से रेस जुडिकेटा बार सेकंड सूट ऑन द सेम फैक्ट्स एंड बिटवीन द सेम पार्टी। सी द ऑप्शंस। A will not succeed as he could have pleaded the ground of being the nearest heir in the first suit. A will succeed as the facts of the two suits are not the same. Third, A will succeed as the second ground was not taken in the first suit by the mistake of his advocate. So क्या अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आएगा, A will not succeed as he could have pleaded the ground of being the nearest heir in the first suit. Next question 26. प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल इज if a person uses goods which are left to his care due to mistake by another person, he has to compensate the other person. Is it clear? अब गलती से आप सपोज आप मार्केट में हो, मार्केट में क्या आपके पास आपके हाथ में 4-5 पॉली बैग्स हैं, आप एक शॉप में एंटर हुए हो तो वहाँ पे आपने गलती से अपना सामान जब रखा था तो उठाते समय एक पॉली बैग वहाँ पे रह गया बाय मिस्टेक। तो अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको वो शॉपकीपर वापस देगा पॉलीथीन, अगर नहीं देना, वो कह रहे हैं मैंने गुड्स यूज़ करनी है, तो ही विल कॉम्पनसेट यू। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अ पर्सन इज़ लायबल टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स व्हेन इट इज़ सोल्ड टू हिम। ठीक है, जब पर्सन को हमने गुड्स सेल कर दी है, मैंने सपोज आपको गुड्स सेल किए हैं, तो यू आर लायबल टू पे मी फॉर दी गुड्स। नाउ व्हाट आर दी फैक्ट्स कि जो फ्रेंड एक्स है वो अपना बैग राइस बैग छोड़ दिया गलती से। इज इट क्लियर? उन्होंने अपना राइस बैग गलती से छोड़ दिया अपने फ्रेंड के घर में। वाई, अब यहाँ वाई के घर पे छोड़ दिया। वाई की वाइफ ने सोचा कि ये जो बैग था राइस का, दैट हैज़ बीन बॉट बाय वाई फॉर दी होम कंजम्पशन। इज इट क्लियर? अब क्या है, एक्स ने राइस है वो गलती से अपने फ्रेंड के घर में वाई के छोड़ दिया, और वाई के वाइफ ने क्या सोचा कि ये जो राइस हैं वो वाई लेके आया है घर के यूज़ के लिए, तो उन्होंने क्या किया, ये चावल कंज्यूम करना यूज़ कर दिए हैं। अब 2 डेज़ के बाद व्हाट हैपेंड, आफ्टर 2 डेज़ जो ये मिस्टेक थी वो रियलाइज व्हेन एक्स कम टू वाइज हाउस फॉर टेकिंग अवे दी बैग, और वो जब तक वो आया तब तक 10 kg राइस से वो कंज्यूम हो गए थे बैग से। सो एक्स डिमांडेड दी प्राइस फ्रॉम दी वाई। नाउ वेदर एक्स इज़ लाइबल और नॉट, वाई इज़ लाइबल और नॉट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हम देखेंगे वहाँ पे यही है कि अगर गलती से छोड़ दी और आपने वो चीज़ यूज़ कर ली है तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे वाई लाइबल है, उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा प्रिंसिपल है, नो वन कैन जस्ट take an unjust benefit of another. So see the options. Y is not liable to pay the price. Y is liable to pay compensate X for 10 kg price. Y is liable to pay the price for the entire bag of rice. Entire bag of rice भी नहीं आएगा क्योंकि जितना उसको benefit मिला उसके लिए वो compensate करेगा. So option is Y is liable to compensate X for 10 kg rice. Answer is B option. Is it clear? Now next 27. प्रिंसिपल क्या है? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नो लाइबिलिटी एग्जिस्ट अपॉन द एजेंट टूवर्ड्स द प्रिंसिपल इफ़ ही एक्ट्स विद अ रीजनेबल डिलीजेंस इन द मैटर ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है कौन से होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट में, जो कि एजेंट एक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? एजेंट एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो अब उन्होंने कहा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में एजेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है टूवर्ड्स हिज प्रिंसिपल अगर वो रीजनेबल डिलीजेंस के साथ एक्ट कर रहा है। नाउ सी दी फैक्ट्स। गणेश ओनर है एक स्टेट का, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया दिनेश को, जो कि स्टेट एजेंट है, कि
उनके लिए एक बायर ढूंढा जाए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए एक बायर ढूंढा जाए। दिनेश को एक ऑफर आया था कृष्णा भट्ट से टू हैव द स्टेट ऑफ ₹9,59,000 एंड द सेम वॉज प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड टू गणेश। बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉज कंक्लूडेड, तो एजेंट गॉट द ऑफर ऑफ ₹10,25,000। इज इट क्लियर? अभी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंक्लूड नहीं हुआ था, एजेंट को एक ऑफर आ गया 10,25,000 का फ्रॉम दयानंद। तो दिनेश डिड नॉट कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू दी गणेश, जो कि ऑनर थे। तो फिर जब गणेश को पता लगा तो गणेश हैज़ बॉट एन एक्शन ओवर द फॉर्मर फॉर नॉट हैविंग परफॉर्म्ड हिज फंक्शन एज एन एजेंट। नाउ सी वेदर ही इज़ लायबल। तो एजेंट की ड्यूटी क्या होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग अपने प्रिंसिपल को दें। तो यहाँ पे जो दिनेश था, एजेंट था, ही विल बी लायबल टू गणेश, क्योंकि उन्होंने अपने फंक्शंस को कम्युनिकेट नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशंस नहीं दी। सो लेट अस लुक एट दी ऑप्शंस। फर्स्ट, Dinesh is not liable to Ganesh as his job was only to find a buyer and no more. Dinesh is not liable to Ganesh as he got good price for the estate, which under the prevailing market condition was a bonanza. Third, Dinesh is liable to Ganesh as he did not completely perform the function of an agent. So answer आपका क्या आएगा? C. Dinesh is liable to Ganesh as he did not completely perform the functions of an agent. Is it clear guys? तो ये आपका 27 था। Now 28. प्रिंसिपल देखिए क्या है, इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशेंट मीन्स, ठीक है, सफिशेंट मीन्स है, वो नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ कर देते टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इज इट क्लियर? अगर कोई पर्सन उनके पास सफिशेंट मीन्स है, वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं टू मेंटेन हिज वाइफ, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सो फैक्ट्स देखिए क्या है, मिस पूनम सक्सेना, इसकी शादी हुई है मिस्टर राजेश खन्ना से, और ये 2 सालों से इनकी शादी हो रखी है। मिस पूनम थी, ये एज ए लेक्चरर वर्क कर रही थी और उन्हें 20,000 की सैलरी मिल रही थी पर मंथ। और जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर राजेश खन्ना, ये एक इंडस्ट्रियल्स थे और ये 1.5 लाख के आसपास अर्न कर रहे थे पर मंथ। इज इट क्लियर? तो इन दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मिस पूनम सक्सेना थी वो अलग रह रही थी एक रेंटेड हाउस पे। नाउ अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो पूनम सक्सेना है, उनकी वाइफ है, वो मेंटेनेंस ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, शी इज़ हिमसेल्फ अर्निंग, वो अपने आप अर्न कर रही हैं और उनको ऐसा कोई दिक्कत है भी नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है। और हमारा प्रिंसिपल यही कह रहा है कि अगर सफिशेंट मीन्स हैं, अपनी वाइफ को वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि वो मेंटेन नहीं करेंगे, उस वाइफ को जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो तब वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ है, वो अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, इसलिए राजेश खन्ना जो उसके हस्बैंड हैं, ही इज़ नॉट लाइबल टू फॉर मेंटेनेंस। फर्स्ट, see the options. Mrs. Poonam Saxena can claim maintenance for her husband as he is earning a lot more than her. Miss Poonam Saxena cannot claim maintenance from Mr. Rajesh Khanna. Mr. Rajesh Khanna has a duty to pay maintenance to his wife in the given circumstances. Marriage is sacred and they should sort out of their misunderstandings. Is it clear? So guys, this was इसका आंसर क्या है? दैट इज़ बी ऑप्शन की जो मिस पूनम सक्सेना है वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हैं राजेश खन्ना से। इज़ इट क्लियर? क्योंकि वो खुद अर्न कर रही है, अपने आप को मेंटेन कर रही है। दिस वाज रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट लॉज। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है लीगल रीजनिंग पे, ये मॉडल क्वेश्चंस है लीगल रीजनिंग में, जो कि हमारे काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आए हुए हैं। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू सी दी प्रिंसिपल, देन यू हैव टू सी दी फैक्ट्स, एनालाइज करके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।